नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नाले सुट्टा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक ना दोस्तों, देखिएगा पहली हेडिंग, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में। आज मैं बात करूंगा भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बारे में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहली हेडिंग है, देखिए इसका तात्पर्य क्या और इसकी ये किसके बारे में समझाना हमें चाहता है। दिया है, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व की सबसे समृद्ध देशों में से एक है और सारी विश्व की सारी उपजातियों में से 8% जो उपजातियों की संख्या है वो सिर्फ भारत में पाई जाती है। अर्थात इसका तात्पर्य 16 लाख प्रकार की प्रजातियों के बारे में है। विश्व में 16 लाख प्रजातियों में से विश्व की सारी प्रजातियों में से 100% प्रजातियों में से 8% भारत में ही पाई जाती है, मतलब 16 लाख प्रकार की प्रजातियां। बात करें अनुमानतः भारत में 10% वन्य वनस्पति और 20% स्तनधारी के लुप्त होने का खतरा है। 10% वन्य वनस्पति मतलब वन की संपत्ति यानी पेड़ पौधे खरपतवारों की बात किया, और 20% वन की जो स्तनधारियां हैं उनके लुप्त होने का खतरा है, मतलब वन के जीवों के लुप्त होने का खतरा है, जंगली जीवों के लुप्त होने का खतरा है। और तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही नाजुक कगार पे, इसमें से चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख और पहाड़ी कोयल इत्यादि सम्मिलित हैं। बात करते हैं जातियों के वर्गीकरण के बारे में, तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया गया है, जिसमें सामान्य जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, मतलब बस जीवित रहने के लिए पर्याप्त हैं, जैसे कि पशु, साल, चीड़ और कृंतक आदि। ये नॉर्मली हर जगह पाए जाते हैं और इनका सामान्य जीव हैं ये। अगर बात करते हैं संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत, तो संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत उन जातियों की बात कर देते हैं, ऐसी जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा रहता है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा इत्यादि। ये संकटग्रस्त यानी जिन पर संकट आ चुका है या संकटग्रस्त के अंतर्गत हैं। सुबह जातियों की बात करते हैं, तो ये वे जातियां जिनकी संख्या लगातार घट रही है और ये भी संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आ सकती हैं, जिनमें से नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी डॉल्फिन इत्यादि सम्मिलित हैं। अगर बात करते हैं दुर्लभ जातियों के बारे में, तो इनकी संख्या बहुत कम है और इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थिति है वो परिवर्तित ही नहीं होती, जिसके कारण ये भी संकटग्रस्त जाति की श्रेणियों में आ सकती हैं। अब बात करते हैं स्थानीय जातियां, तो ये उन प्रकार की जातियों की बात किया है, उन प्रकार की जीवों की बात किया है, उन प्रकार की वनस्पतियों की बात किया है जो सिर्फ अपने अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे पाई जाती हैं। ठीक ना, जिन भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ये विशेष क्षेत्रों में ही सिर्फ पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको लिखा भी गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर का आपको नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके इस चैप्टर का नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं लुप्त जातियों के बारे में, तो ये वे जातियाँ हैं जिन इनके आवास जो क्या हो गए हैं, अनुपस्थित हैं या तो खोजे जा रहे हैं। ठीक ना, अगर बात करते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के बारे में, वनस्पति जात और प्राणी जात के मध्य जो संबंध है उसके रिक्तीकरण के बारे में, तो देखिएगा मनुष्य प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित करना चाहता है। जो मनुष्य है वो प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें से अत्यधिक हम किसका उपयोग या उपभोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिएगा लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाई, भोजन इत्यादि, चारा, खाद्य, इन सभी को हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको यूज करते हैं। और अगर हम लगातार इनका यूज करते रहते हैं तो इनसे वन्य जीवों के जीवन पे खतरे का प्रभाव पड़ेगा या नुकसान पड़ेगा। अगर बात करते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात के रिक्तीकरण के बारे में, इन दोनों के बीच जो रिक्तीकरण का कारण है उसके बारे में, तो बड़ी विकास परियोजनाएं जो लगातार चल रही हैं मानव के विकास के लिए, मानव समाज के विकास के लिए, किंतु ये हमारे वन्य जीवों के लिए खतरे का रूप ले सकती हैं। अगर बात करें स्थानांतरित खेती, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँगा स्थानांतरित खेती के बारे में थोड़ा सा, देखिएगा अगर बात करते हैं हम स्थानांतरित खेती की बात करें अगर हम, तो आपने कभी इस स्थान पे खेती की, फिर इस स्थान पे, फिर इस स्थान पे, तो मतलब आप रोज़ प्लेस चेंज कर रहे हैं। ठीक ना, अगर आपने उत्पाद लगाया है, वाणिज्यिक उत्पाद लगाया है, तो वाणिज्यिक उत्पाद अत्यधिक उर्वरता वाला है, तो आपके इस क्षेत्र का भी उर्वरता खींचेगा, इसका भी और इसका भी, जिसके कारण ये भूमि बंजर भूमि का रूप ले लेंगी और ये फिर अगले किसी फसल को या अगले किसी उत्पाद को ये जन्म देने के लायक नहीं रहेंगे। बात करते हैं खनन कार्य, जिसमें आपको ज़मीनों से खनन का कार्य किया जाता है, महत्वपूर्ण तत्वों को निकाला जाता है, पशुचारण एवं ईंधन, और अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना। अत्यधिक जनसंख्या के बढ़ने के कारण अत्यधिक जंगलों का विनाश किया जाता है, जिसमें उनके आवास भी नष्ट हो जाते हैं। अगर बात करते हैं जैव विविधता को कम करने वाले कारकों का नाम ले, तो वन्य जीवों के आवास का विनाश का खतरा। जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके आवास कटेंगे, जैसे कि उनके जो वन्य जीव हैं ये वन में ही रहते हैं और वन में जंगल होता है। अगर जंगल को काट दिया जाए तो फिर ये कहाँ रहेंगे बेचारे। अगर बात करते हैं जंगली जानवरों को मारना एवं आकंटन करना, पर्यावरण को प्रदूषित करना,
विषक्तीकरण एवं दावानल इत्यादि इन सब की बात करते हैं। अगर बात करते हैं अगला टॉपिक देखिए, भारत एवं वन्यजीव का संरक्षण। भारत एवं वन्यजीव का संरक्षण, भारत वन एवं वन्यजीवों का संरक्षण की बात कर लें तो भारत में जितने भी वन्य हैं उनके संरक्षण के बारे में क्या किया गया है, उनके संरक्षण के लिए क्या किया गया, और उसके बाद वन्य जीवन मतलब जो जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय और कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जो हमारे पर्यावरण की विविधता है, जो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, वो उसमें थोड़ा सा जो विविधता है और डिफरेंसेस बनी रहती हैं। जैसे हमारे जीवन में जो साध्य संसाधन है, हमारे जीवन के जो साध्य संसाधन, जलवायु और मृदा भी बने रहते हैं नॉर्मली उसी हिसाब से। अगर बात करते हैं पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। जो पर्यावरण के संरक्षक हैं, जो पर्यावरण का चिंतन करते हैं, उनके उनके मांगानुसार अधिनियम 1972 लागू किया गया है, जिसमें आप वन्य जीवों के आवासों को रक्षण प्रदान किया गया और इसके साथ साथ संकटग्रस्त जातियों को बचाया जाने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने कई राष्ट्रीय उद्यान को भी लगाए और वन्य जीवन पशु विहार भी स्थापित किए। अब बात करते हैं केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें से जो गंभीर खतरे में सुभेद जातियां हैं या संकटग्रस्त जातियां हैं, इन सभी जातियों के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। अगर बात करते हैं 1973 के अधिनियम के बारे में, तो 1973 के अधिनियम में अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसमें संकटग्रस्त टाइगरों को या उनकी जातियों को बचाया गया। आप बोल सकते हो 1973 के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, तो बता सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और वन्य जीवन अधिनियम 1980 से 1986 की बात किया है तो हम बता सकते हैं कि कीटों को बचाया गया है। कीटों को क्यों बचाया गया, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कीट लिख दे सकते हैं आप, क्योंकि कीट, तितलियाँ, पतंग, भृंग इत्यादि ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, कीटों के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं 1991 में, तो 1991 में 6 जातियाँ पहली बार क्या हुई कि इस सूची में भी शामिल हो गई। बात करते हैं वन और वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार के वितरण के बारे में, तो वन एवं वन्य जीवन के संसाधनों के प्रकार के बारे में या वितरण के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। तो भारत में अधिकतर वन या जो वन्य जीवन है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। अगर डायरेक्टली आ रहे हैं तो वो सीधे सीधे रूप से सरकार का नियंत्रण है, और इनडायरेक्टली अगर आ रहे हैं तो विभागों के द्वारा इन पे नियंत्रण रहेगा। अब बात करते हैं वर्गों का बंटवारा, तो वर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया है वनों को। तो आरक्षित वन, रक्षित वन। अब आरक्षित वन क्या होता है, जिसमें सभी मूल्यवान प्रजातियाँ सम्मिलित रहती हैं, और रक्षित वन वो होता है जिनकी जो संख्या है वो क्या धीमे धीमे घट रही है, उनके बारे में। अवर्गीकृत वन के अंतर्गत सभी प्रकार की जो वन हैं एवं वनस्पतियां हैं वो उसमें शामिल रहते हैं। अगर बात करते हैं समुदाय और संरक्षण के बारे में, तो समुदाय द्वारा जो वन का संरक्षण किया जा रहा है उन सबके तत्वों के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो देखिएगा, कुछ ऐसे वन है जहाँ पे कुछ हमारी मानवीय प्रजातियाँ भी निवास करती हैं या जंगली प्रजातियाँ निवास करती हैं, जो मानव के एक रूप से उपजाति है, ठीक ना। और इसके बाद हम अगला बात कर लेते हैं, देखिएगा कि हिमालय में भी प्रसिद्ध चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें पेड़ों की या वनों की कटाई पर रोक लगाया गया। एक बार टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया और नव दान सिखाया। अगर बात करते हैं अगला, देखिए भारत में संयुक्त वन प्रबंधन के कार्यक्रम की शुरुआत 1998 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने प्रबंधन का पहला प्रस्तावित किया। वन प्रबंधन मतलब समझ रहे, वन को बचाव के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और आपको इस लेसन का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।